हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने चैनल पर चार प्रमुख चीज़ों की जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आता है। इनसे कोई ना कोई से क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम, चाहे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बन जरूर जाता है। तो हम आज चारों चीज़ों की बात करेंगे: सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा सरकम सेंटर, इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो सरकम सेंटर, जिसे हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। हिंदी की चिंता मत करिएगा, मैं हिंदी को भी कवर करते साथ चलूंगा। जितने भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकम सेंटर, जिसे हिंदी में हम लोग परिकेंद्र कहते हैं, ये क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, इसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो कोई भी हम जैसे ट्राइंगल ले लेते हैं, चाहे वो जैसा ही विषमबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, चाहे जैसा त्रिभुज हो, इंग्लिश में कहेंगे ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल हो, स्केलन ट्राइंगल हो, आइसोस्केलस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी ट्राइंगल के चारों ओर जो वृत्त बनाया जाता है, इसे कहते हैं सरकम सर्किल। ठीक है। और इसका जो सेंटर होता है उसे कहते हैं सरकम सेंटर। ठीक है। इसे का केंद्र जो होता है उसे ही कहा जाता है सरकम सेंटर। अब ये सरकम सेंटर हमें मिलता कैसे है, परिकेंद्र जो है वो हमें कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में हम जो है थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल जैसे हमारे सामने दिया गया है, इसको देखते हैं। ट्राइंगल दिया गया है, इसके नाम दे देते हैं ए, बी और सी। हमने इसके नाम दे दिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने एक जो हमारे पास ट्राइंगल थे उसके जो वर्टेक्स थे, वर्टेक्स को हिंदी में कहा जाए तो शीर्ष थे, उनके सबके सभी के शीर्ष के हमने नाम दे दिए हैं। अब इन्होंने के शीर्ष के साथ मैंने किया क्या है, जो ए सी, हमारा ए सी और सी बी और ए बी, ये तीनों भुजाएं हैं, इन भुजाओं का इंग्लिश में कहें तो साइड्स का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है। हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है। इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एसी का जो हमने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, ये इसे कहते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इंग्लिश में कहेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और हिंदी में कहते हैं भुजा लंब समद्विभाजक। ठीक है। एसी का इसी तरह ले खींचा गया, सेम इसी तरह हमने बीसी का खींचा है, सेम इसी तरह हमने एबी का भी खींच दिया है। ठीक है। ये जो हमारा एबी था उसका भी सेम इसी तरह खींच दिया गया। ठीक है। एबी का भी सेम इसी तरह खींच दिया गया है, और एसी का भी और सीबी का भी, सब तीनों जो भुजाएं थे उनका हमने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हुआ ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है। और बाइसेक्टर का मतलब ये साइड और ये साइड अब इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया जाए जहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये साइड और ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। यही बात होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, यही होता है कि ये इसके इक्वल होगा, और ये जो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अब जब ये जिस पॉइंट पर जाकर ये बाइसेक्टर जब खींचे जाते हैं, जिस पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, ये जो पॉइंट होता है उसी पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर, या हिंदी में कहते हैं इसे परिकेंद्र। ठीक है। ये जो पॉइंट आपको मिलेगा इसे ही हम कहेंगे सरकम सेंटर या परिकेंद्र। इसे जो डिनोट करते हैं, तो डिनोट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कैपिटल सी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो कुछ और सी डैश इस्तेमाल कर सकते हैं, एबीसी की बजाय सी डैश इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सरकम सेंटर का जो सी सेंटर होता है उसे कैपिटल सी से ही डिनोट किया जाता है। इसे मैंने सी डैश कर दिया गया है। ये जो हमारा वर्टेक्स था इसे सी डैश कर दिया, इसे सी डैश कर दीजिए। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब जब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये सी से ही, ये जो सेंटर हमें मिला है इसी से एक ये ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ करके इसे रेडियस समझ के एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं चारों ओर, जिसे कहते हैं सरकम सर्कल। ठीक है। यहाँ से बी से सी तक एक रेडियस के फॉर्म में लेकर एक आप सर्कल ड्रॉ कर देंगे चारों ओर, तो उसे कहा जाएगा, हमें क्या कहा जाएगा, सरकम सर्कल। और जो ये रेडियस है, ये रेडियस जो है हमारी, इस रेडियस को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये जो रेडियस होगी, इस सर्कल की रेडियस, इसे जो डिनोट किया जाएगा वो डिनोट किया जाएगा कैपिटल आर से। ठीक है। कैपिटल आर से अगर डिनोट किया जा रहा है तो आर को निकालने का कोई ना कोई फॉर्मूला भी होगा। तो आर को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, चलिए देखते हैं। तो आर को फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, कैपिटल आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 लैम्डा। ये ए बी सी क्या है, तो ये ए बी सी हमारी साइड की लेंथ है। जो ये ए वर्टेक्स है इसके सामने की जो लेंथ समझी जाती है उसे कहते हैं हम ए से अधिकतर डिनोट करते हैं। और बी के सामने जो ये लाइन दिख रही है, इस लाइन की लेंथ को हम अधिकतर बी, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं।
और जो सी के सामने की लेंथ होती है उसे स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, जो ए के सामने की साइड होगी उसकी लेंथ क्या होगी, स्मॉल ए। बी के सामने इन्हीं लेंथ का मल्टीप्लाई करके, इन्हीं लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 4 डेल्टा से। डेल्टा क्या है, तो डेल्टा जो है ये हमारा एरिया है। ये जो डेल्टा ऐसे बना हुआ है इसे डेल्टा कहते हैं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। डेल्टा को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालना जानते हैं, इसके कई सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले होते हैं। चाहे वह हेरॉन्स का फॉर्मूला हो, चाहे नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, उससे निकाल सकते हैं। चाहे जिस भी फॉर्मूले से ये आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और यहाँ पर वैल्यू लाकर रख सकते हैं। कोर इंटू क्षेत्रफल है ये लिखा हुआ, कोर इंटू एरिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जरा इसमें एक हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ये हमारे सरकम सेंटर में ही, अगर आपको मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाता है, क्या आ जाता है कि आपके सामने आ जाता है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल, हिंदी में कहें तो समकोण त्रिभुज आ जाता है कोई आपके सामने। तब उसका अगर कहते हैं कि रेडियस फाइंड करिए, इसमें जो हमारी सरकम रेडियस है वो क्या होगी, जो सरकम सर्किल है उसकी रेडियस क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका हो, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इसको हमने क्या दिया ए, इसको बी, इसको सी डैश कह देते हैं। और ये जो हमारा हाइपोटेनस, इसमें क्या होगा, हाइपोटेनस को हिंदी में कहते हैं कर्ण। हाइपोटेनस को हिंदी में कहते हैं कर्ण। जो हमारा कर्ण है एसी, एसी ए और सी डैश, यहाँ पर हमने सी डैश इसको कंसीडर किया है, ये सी डैश कंसीडर किया गया है। तो इसमें अगर आपको सरकम रेडियस फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, कैपिटल आर इक्वल टू, आप ए सी डैश जो होती है उसका आधा कर देंगे, हाइपोटेनस का आधा कर देंगे, आपकी सरकम रेडियस कैपिटल आर निकल जाएगी। कहीं भी आपको निकालना हो तो बस ये जो लेंथ होती है हमारी कर्ण की, इसको आप हाफ निकाल देंगे, आपको निकल ही आएगा आपकी सरकम रेडियस। लेकिन सिर्फ ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा। राइट एंगल ट्राइंगल आप सब लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज को कहते हैं, जिसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए। जैसे इसमें बी एंगल है, ये हमारा 90 का, एक एंगल 90 का होना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे नेक्स्ट जो है वो है क्या, इन सेंटर, अंतः के। इन सेंटर के बारे में बात करते हैं। इन सेंटर क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सेंटर को फाइंड कैसे किया जाता है, सबके बारे में। इन सेंटर जिसे कहते हैं हिंदी में अंतः केंद्र, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसको मैंने कंसीडर कर दिया, इसका एक वर्टेक्स ए है, यहाँ पर सी डैश है, इस तरफ बी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया जाता है, इन सेंटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है ये हमें जानना होगा। तो इन सेंटर फाइंड करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल कहते हैं उसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये जो बी एंगल है इसको बाइसेक्टर एक खींचते हैं, एंगल का एक बाइसेक्टर कहते हैं। खींचने का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। दोनों एंगल जब आपस में बराबर होंगे तभी तो कहा जाएगा एंगल बाइसेक्टर। इसी तरह बी का एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, ए से भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, और जो हमारा सी डैश वर्टेक्स था उससे भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे ताकि ये दोनों आपस में बराबर हों। जो पॉइंट हमें ये मिलता है उसे ही कहा जाता है हमें इन सेंटर। और इस पॉइंट को जो डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए, ये जो पॉइंट मिला है इसे डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। हमेशा देखेंगे इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए कैपिटल आई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी सबको। ये भी बात समझ में आ गई होगी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और ये एंगल और दूसरा वाला ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। यहाँ मैंने एक लाइन मैंने देखिए एक ऐसे आर्क बनाया है, यहाँ पर दो आर्क बनाए हैं। दूसरी जगह देखेंगे यहाँ पर दो आर्क बनाए, यहाँ पर तीन आर्क बनाए। ये बनाने का मतलब यही है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब यहाँ पर बात करते हैं बी आई और सी डैश की। बी आई और सी डैश एंगल देखिएगा, बी आई और सी डैश एंगल बी आई और ये सी डैश, ये एंगल की बात कर रहा हूँ। ये एंगल, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इन सेंटर अगर है ये तो इन सेंटर की एक प्रॉपर्टी होती है बी आई सी डैश इक्वल टू होता है 90 प्लस एंगल a/2। ये जो पूरा एंगल है इसका आधा लेना, एंगल a/2, 90 प्लस a/2। अगर ये इन सेंटर दिया हुआ है, यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, तो वो इसके हाफ में अगर 90 ऐड कर दें तो उसके इक्वल होना चाहिए। ये हमारी थ्योरम है, इसे याद रखिएगा। अब जैसे ये इन सेंटर था, इन सेंटर की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये हर लाइन से सेम डिस्टेंस पर होगा। जितनी भी लाइंस हैं सबसे सेम डिस्टेंस पर होगा। ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये भी आ रही होगी, सारी की सारी आ रही होंगी। ठीक है, हर लाइन से सेम डिस्टेंस पर होने पर
ये जो अंदर सर्किल बनाया जाएगा, इस सर्किल सभी लाइनों को टच करेगा। इतनी सी बात क्लियर है। तो हम स्मॉल आर फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो स्मॉल आर का हमें जब फाइंड करना होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, जिसमें डेल्टा क्या है, तो डेल्टा है हमारा एरिया, यहाँ पर भी लिखा हुआ है डेल्टा है हमारा एरिया। और स्मॉल एस क्या है, तो ये है सेमी पेरीमीटर। हिंदी में भी अभी लिखे दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने हिंदी में लिख दिया गया है। ठीक है। डेल्टा को कहते हैं एरिया, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। और स्मॉल एस को कहते हैं सेमी पेरीमीटर, हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अब ये सवाल आएगा अर्ध परिमाप निकालते कैसे हैं। एरिया निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी ट्राइंगल हो सबके एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पर सेमी पेरीमीटर निकालने या अर्ध परिमाप निकालने के बारे में और अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए। सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू ए बी सी अपॉन टू। मतलब ए बी सी यहाँ पर देखा जाए तो ये लेंथ है हमारी, साइड साइड की लेंथ को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें हाफ पेरीमीटर या अर्ध परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हुई। इन सेंटर के बारे में इतनी ही बात थी, ये पूरी हुई हमारी। अब हमें इन सेंटर के बाद एक और चीज बनना होगा, जिसे कहते हैं एक्स सर्किल या एक्स सेंटर। एक्स सर्किल कह दीजिए या एक्स सेंटर कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, जो बाहर सर्किल बनता है उसे कहते हैं एक्स सर्किल, और इसका जो सेंटर होता है उसे कहते हैं एक्स सेंटर। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये लाइंस हैं, जैसे ए बी सी हमारा ट्राइंगल था ये, इसकी लाइंस को आगे एक्सटेंड किया जाता है। यहाँ पर देखिए इसकी लाइन को आगे एक्सटेंड किया गया, इधर भी इसकी लाइन को आगे एक्सटेंड किया गया। तो ये जो ये एंगल है, इसका एक बाइसेक्टर खींचा जाता है। इसी तरह ये एंगल है, इसका एक बाइसेक्टर खींचा जाएगा। जो हमारे एक्सटर्नल एंगल है उनका बाइसेक्टर यहाँ पर खींचा जाता है। तो वो जो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उसे कहते हैं एक्स सेंटर, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सेंटर। ठीक है, उसे कहते हैं एक्स सेंटर। और जो ये रेडियस होती है उसे कहते हैं एक्स रेडियस। ई एक्स है एक्स रेडियस, उसे डिनोट एक्स रेडियस को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ए है वर्टेक्स, इसके सामने अगर सर्कल बना है तो इसके सेंटर को कहेंगे आई ए। जैसे इन सेंटर के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आई ए का इस्तेमाल करते हैं। और रेडियस के लिए आर ए का इस्तेमाल करते हैं, आर अंडर स्कोर में ए, इसी तरह आई अंडर स्कोर में ए। ठीक है, इतनी सी बात इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें तीनों साइड्स पर एक एक सर्किल बन सकता है। एक सर्किल यहाँ भी बन सकता है, एक सर्किल इस साइड पर भी बन सकता है, अगर लाइन को एक्सटेंड किया जाए सेम तरह से। तो इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जो ये हमारा एंगल बनता है, जैसे यहाँ पर देखिए एंगल ये बनना है। कौन सा एंगल बनना है, जब हमने एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर खींचा तो सी आई ए और बी, सी आई ए और बी, एक ये एंगल बनना है। यहाँ से देखिए सी आई ए और बी, ये हो रहा है हमारा एंगल सी आई ए और बी हमारा ये जो एक एंगल बना, ये एंगल हमारा किसके इक्वल होता है, तो ये सी आई ए, आई अंडर स्कोर ए सी इक्वल टू में होगा 90 माइनस एंगल ए बाई टू, 90 माइनस एंगल ए बाई टू। और इसमें जो रेडियस है आर ए क्या होगी, तो रेडियस होती है, रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल अपॉन एस माइनस ए। और डेल क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, ये एरिया होता है। एस जो है हमारा सेमी पेरीमीटर होता है, डेल अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, जब आर ए निकालना है तो डेल अपॉन एस माइनस ए कर रहे हैं। अभी आपको मान लीजिए निकालना होता है यहाँ पर आर बी, बी की साइड अगर एंगल बना होता तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर डेल जहां जहां पर ए है वहां पर हम बी कर देते हैं, बस बात खत्म। बी की साइड के जो भी रेडियस होता है उसका निकल जाता है। यही तरह आर सी अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, तो डेल अपॉन एस माइनस सी कर देते हैं, हमारा आ जाता है। ये एक जनरल फॉर्मूले की तरह लीजिएगा, चाहे जिस साइड हमारा सर्किल हो उससे चेंज कर दे। ए के साइड है तो ए के ऊपर, बी के साइड है बी। ये है कि उस साइड नहीं होता, वर्टेक्स के सामने होता है। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि जैसे ए यहाँ पर वर्टेक्स है, इसके सामने जो ये सर्कल बनेगा, सामने वाले मतलब बीसी साइड को टच करना चाहिए। बीसी साइड को टच करने वाले सर्कल को कहा जाएगा कि रेडियस को कहा जाएगा आर ए, और उसके लिए वो फॉर्मूला होगा। वर्टेक्स के सामने जो बनता है उसका सर्किल ये होता है। ठीक है, ए के सामने बना बना वर्टेक्स के सामने बना सर्किल, उसकी रेडियस होगी आर ए। इसी तरह बी के सामने अगर बनता है तो आर बी, सी के सामने बनेगा तो आर सी। आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे इसमें अगर समकोण त्रिभुज आ जाए तो क्या करेंगे? अब जैसे इसमें राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो, ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर किस तरह बनता है, उसमें आप कैसे ऑर्थो सेंटर का सेंटर पॉइंट या रेडियस फाइंड करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए, इसको सी डैश कह दिया, इसे बी कह दिया। तो ये जो एंगल बना है ये हमारा 90 का है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। और इसमें भी वही चीजें करेंगे, एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे। तो ये आपस में एंगल बराबर होने चाहिए, और ये ये आपस में बराबर होने चाहिए। इस तरह देखिए यहाँ पर ये भी इक्वल होगा आपस में, ये ये आपस में इक्वल होगा। अगला देखा जाए तो ये बी वाला में एंगल बाइसेक्टर जो कि खींचा गया है, तो ये और दूसरा वाला आपस में इक्वल होगा। ठीक है, फिर जो हमें ये बीच में सेंटर मिलेगा, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सेम उसी तरह सेंटर कहेंगे। और जो ये रेडियस होगी ये सभी में इक्वल होगी, ये रेडियस, और यहाँ से अगर एक आर ड्रा किया जाए, ये रेडियस, ये सभी जगह आर होगी। जितनी भी रेडियस होगी ये स्मॉल आर से डिनोट की जाएगी। अब इसमें देखिए फार्मूला क्या होता है, तो इसमें आपको लंबा चौड़ा कोई फार्मूला, हालांकि वो भी फार्मूला बहुत आसान है, वो बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो भी बहुत आसान है। आर इक्वल टू डेल अपॉन एस, यही तो बना है। ये भी बहुत आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर आपको हाफ पेरीमीटर निकालना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है। तो इन सबसे बचने के लिए, इन सबसे बचने के लिए एक ये सिंपल सा फॉर्मूला लिखा गया है। इसका मतलब होता है आर इक्वल टू पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। सिंपल सा फॉर्मूला ये लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर जैसे ये जो हमारा ट्राइंगल दिया था, इसमें कुछ कंसीडर कर लेते हैं। जैसे क्या कंसीडर कर लें, इस साइड को मैंने कह दिया सी है, ये साइड की लेंथ क्या है? सी, ये लेंथ हमारी सी है। ये जो हाइपोटेनस है, हिंदी में कहें कर्ण है, इसकी लेंथ क्या है? तो ये है पी। और ए के सामने वाले की लेंथ क्या है? तो वो है स्मॉल ए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। स्मॉल आर इक्वल टू पी, पी का मतलब हमने क्या भी पढ़ा था? लंब। तो लंब यहाँ पर उसकी रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर। तो लंब की वो देखेंगे, हमें जो माना है उसको सी माना है। और बेस क्या माना है? हमने बेस माना है ए को, और कर्ण माना है हमने बी को। तो पी का मतलब परपेंडिकुलर, लंब, लंब है हमारा सी। ठीक है, बेस, बेस का मतलब आधार, वो है ए। और एच का मतलब हाइपोटेनस जो कि कर्ण है, वो है बी, अपॉन 2 कर देंगे, बस हमारा तुरंत आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये सबसे आसान फार्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं। जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिले तो इस फार्मूले की बजाय आप प्रेफर करें कि हम ये सेकंड वाले फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आगे बढ़ते हैं ऑर्थो सेंटर की तरफ। ऑर्थो सेंटर, या इसे हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। ठीक है, वहां पर एंगल का बाइसेक्टर हो रहा था, यहाँ पर लंब केंद्र है, वो इन सेंटर कहा जा रहा था, ये कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए सब में एंगल का बाइसेक्टर हो रहा था, इसलिए इसे इन सेंटर कहा गया। अब यहाँ पर ऑर्थो सेंटर की बात हो रही है, जिसे कहते हैं लंब केंद्र। हिंदी में तो ऐसे ही समझ सकते हैं, लंब का केंद्र, जो लंब से बना हुआ केंद्र हो उसे कहते हैं लंब केंद्र। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ए, इसे कह रहे हैं सी डैश, इसे कह दिया हमने बी। ठीक है, इसका जो हमने, इसमें क्या होता है, इसमें हम लंब खींचते हैं सामने वाली साइड है, हर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर। जैसे ये वर्टेक्स है ए, एक वर्टेक्स है, शीर्ष है, तो इससे शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला जाता है। इसी तरह बी से भी एक लंब डाला जाएगा 90 डिग्री का, सी से भी, सी डैश से भी एक लंब डालेंगे 90 डिग्री का। ठीक है, तो वो जिस पॉइंट पर जाकर मिलते हैं उसे कहा जाता है लंब केंद्र, या इंग्लिश में बोले तो ऑर्थो सेंटर। तो ये सारे जो होंगे ये कितने के होंगे? ये हमारे सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे, सभी के एंगल 90 डिग्री के होंगे। और ये जो हमें सेंटर मिलेगा, वो सेंटर क्या होगा? सेंटर को नाम दिया जाएगा ओ। ओ से डिनोट करते हैं, ऑर्थो सेंटर को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? तो ऑर्थो सेंटर को ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है जो ज्यादातर एग्जाम में आती है? तो इसकी प्रॉपर्टी ये है, जो ये ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ एंगल है, ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ एंगल से मतलब है बी ओ
और सी डैश, ये वाला एंगल, और ये जो एंगल ए है, हमारा एंगल ए, और ये जो एंगल ओ बनना है, बी ओ और सी डैश, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 के इक्वल होते हैं। अगर आपको ये एंगल पता है तो ये निकाल सकते हैं, या ऊपर वाला एंगल पता होगा तो नीचे वाला निकाल सकते हैं। कोई एक एंगल इसमें इन दोनों में से आपको कोई एक एंगल भी दे दिया जाएगा तो दूसरा वाला आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी, बहुत मुश्किल चीज है, अभी हमने ऐसा तो बताया नहीं कुछ। ये एंगल और दूसरा एंगल जो था हमारा एंगल ए था, इन दोनों एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही से बताने की चीज है और कुछ खास नहीं है। अब हम आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है हमारा सेंट्रॉइड। अब देखो, हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसे कहते हैं सेंट्रॉइड, हिंदी में कहेंगे तो केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, नाम दे देते हैं सभी वर्टेक्स के, ए, सी डैश, और ये हो गया बी। यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हम मीडियन खींचते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं माध्यिका। मीडियन का मतलब होता है, जैसे ए से अगर हमें मीडियन खींचना है, यहाँ पर लंब डाल लेते, ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते, 90 डिग्री पर होना चाहिए परपेंडिकुलर। अगर जैसे ट्राइंगल अगर टेढ़ा भी है, इस तरह का ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर एकदम सीधा खींचा जाएगा। अगर ट्राइंगल ऐसा कुछ है तो ये नहीं होगा कि इसमें कुछ मीडियन खींचना है, इसमें ऐसा सीधा ऐसे परपेंडिकुलर खींचा जाएगा 90 डिग्री। पर मीडियन का रूल ये है कि मीडियन में सामने वाले की मिड पॉइंट पर मिलना चाहिए, सामने वाली जो साइड है हमारी, जो सामने वाली भुजा है उसका मिड पॉइंट, जैसे ये भुजा हम कहते हैं बी सी डैश है, इसका मिड पॉइंट ये है। तो यहाँ से जब ए से अगर हम ये मीडियन खींचेंगे तो ये यहाँ पर जाकर मिलना चाहिए। ठीक है, उसके मध्य बिंदु पर मिलना चाहिए, जहां पर भी मिड पॉइंट है। तो इसमें हम यही करेंगे। ये जो हमारा बीसी लाइन है, बी डैश बी सी डैश लाइन है ये, इसका मध्य बिंदु क्या होगा? तो इसका मध्य बिंदु लेट्स सपोज ये है, तो ए से हम यहाँ पर एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे। इसी तरह ए और सी डैश के बीच एक मध्य बिंदु है, तो हम बी से एक सीधी लाइन खींचेंगे। इसी तरह सी डैश से भी एक लाइन खींची जाएगी, ए बी डैश के मध्य बिंदु को वो टच करेगी। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, इंग्लिश में कहते हैं इसे माध्यिका, हिंदी में कहते हैं मीडियन। देखिए मैंने लिख दिया, जिसे मीडियन या माध्यिका कहते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है इस पॉइंट को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल का जी से डिनोट करते हैं। ये जो पॉइंट मिला है इससे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी सभी की। अब एक बात और, ये जो जी होता है, हर एक मीडियन को या हर एक माध्यिका को एक रेशियो में डिवाइड करता है, जिस रेशियो को हम कहते हैं 2:1। मतलब इसका रेशियो 2 होगा और नीचे 1 होगा। जितनी भी मीडियन है सबका रेशियो होगा 2:1, 2:1। लेकिन यहाँ कह रहे हैं रेशियो होता है, रेशियो का मतलब ये है, जैसे ए बी सी ये दे दिया गया और हम कोई और नाम दे देते हैं, ये मिड पॉइंट का, ये जो मिड पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो एक मिड पॉइंट दिया गया है इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ई नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, यहाँ पर नाम दिया है और कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ए जी अपॉन जी डी, ये कितना होगा? तो ए जी का रेशियो होगा 2 और जी डी का रेशियो होगा 1। इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह हम बात करें तो हम दूसरी लाइन की भी बात कर सकते हैं, कोई भी लाइन लिख सकते हैं। एक लाइन और है, जैसे वी जी वी जी अपॉन, हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी ई। ठीक है, वी जी अपॉन जी, इस तरह हम लिख सकते हैं, तीनों साइड का लिख सकते हैं। आप तीसरी साइड को भी इसी तरह लिख सकते हैं। क्या है जो हमारी सी डैश जी अपॉन जी एफ, ये क्या होगा? ये भी होगा 2/1। ठीक है, सभी साइडों को इसी तरह लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बारे में एक चीज और जानने की जरूरत है, जो जानना बहुत जरूरी है। ये जो हमारे ये ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये जो बनना, ट्राइंगल के अंदर जो ट्राइंगल बनना, बी जी एफ एक ट्राइंगल बनना,
दिखाई दिया। वी जी एफ एक ट्राइंगल बनना है, एफ ई और ए एक ट्राइंगल बनता है, और ए जी ई, ए जी ई एक ट्राइंगल बनना है, और ई जी सी डैश एक ट्राइंगल बनना है, जी डी सी डैश एक ट्राइंगल बनना है, जी डी वी एक ट्राइंगल बनना है। सब ट्राइंगल बनना है। इन ट्राइंगल्स का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? जैसे आपको पूरे ट्राइंगल का एरिया पता है, जैसे हम मैंने कह दिया पूरे जो ये हमारा ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या है, कुछ सपोज कर लेते हैं। जो हमारा ये ट्राइंगल दिया हुआ ट्राइंगल ए वी सी डैश, इसका एरिया हमने कह दिया लेट्स सपोज 36 यूनिट है। ठीक है, तो बाकी सबके जितने हमें 6 ठो हमें अभी ट्राइंगल मैंने दिखाया उसका एरिया क्या होगा? तो उसका एरिया सिंपली कुछ नहीं होता है, जो मेन आपका ट्राइंगल है उसके एरिया को 1/6 से डिवाइड कर देना। ठीक है, जितने भी एरिया हैं सबको 1/6 से जैसे डिवाइड कर देंगे, इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड की यह भी एक खासियत है, जहां से भी सेंट्रॉइड जाएगा जितने भी ट्राइंगल होंगे सब इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे ये जो एरिया हमें दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल का एरिया हमें दिख रहा है, ये सिर्फ हाईलाइट नहीं हो रहा, ये जो ट्राइंगल का हमें एरिया दिख रहा है, इस एरिया का जैसे हमें निकालना है तो किस तरह निकालेंगे? देखिए, एक पार्ट को मैंने ग्रीन कलर से सेट कर दिया गया है। देखिए इस पार्ट को, जैसे ये एरिया जो हमने ग्रीन कलर से सेट किया है, इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप बस 36 को 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, 6 6 जा 36। तो ये पार्ट का एरिया कितना आएगा? तो वो आ जाएगा 6। सिंपल सी ट्रिक है। जिस भी पार्ट का आपको एरिया निकालना है उसे 6 से, अगर कंप्लीट का एरिया आपको दिया गया है, कंप्लीट एरिया का एरिया जैसे यहाँ पर दिया गया था, कंप्लीट ट्राइंगल का जिस भी पार्ट का एरिया निकालना है तो बस 6 से डिवाइड कर दीजिए, उस पार्ट का एरिया आ जाएगा। जैसे इस पार्ट का एरिया की बात की जाए तो वो कितना आएगा? बस 36 से 6 को डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 6 हमारा एरिया। बस बात खत्म। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एक और चीज के बारे में इसमें बात करना है। इसमें आपको जो हमारा केंद्रक निकालना हो, सेंट्रॉइड, सेंटर पॉइंट, ये इस पॉइंट को अगर निकालना हो, जब आपका वो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब आपको जब सेंटर पॉइंट निकालना होगा, इसका सेंट्रॉइड निकालना होगा, केंद्रक निकालना होता है, तो क्या फॉर्मूला होगा? अगर आपको निर्देशांक दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जो हमारे वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं ए बी सी, इसके निर्देशांक दिए हो, जैसे x1 y1 इसको दे दिया गया हो, इसको x2 y2 दे दिया गया हो, यहाँ पर x3 y3 दे दिया गया हो, इस तरह कुछ निर्देशांक अगर दे दिए गए हो, यहाँ पर x2 y2 दे दिया गया हो, इस तरह के निर्देशांक अगर दे दिए गए हो, तो किस तरह निकालते हैं? तो g इक्वल टू एक्स के सारे जितने कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, वाई के जितने भी निर्देशांक है सभी को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, आपका जी आ जाएगा केंद्रक सेंट्रॉइड। ठीक है, इतना से बात हो गई है, और लगभग मैंने सब चीजें बता दी गई हैं जो आपके किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में आ सकती हैं, और लगभग सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर एक बात और आ जाए कि अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना हो, यही केंद्रक जिसे हिंदी में कहते हैं, केंद्र का आपको निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है, लेकिन आपको जो ट्राइंगल मिला हुआ है वो समकोण त्रिभुज मिला है, राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल गया। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे? जैसे पॉइंट ये ए है, ये सी डैश है, ये बी है, ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको सेंट्रॉइड निकालना है, केंद्र किसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये जो आपको ये साइड दी गई है, लेकिन हमने कहा दिया ये साइड की जो लेंथ है, ये जो कर्ण है उसकी लेंथ बी है। ठीक है, बी के, स्मॉल बी के बराबर है। तो आपका जो सेंटर जो केंद्रक आएगा वो मिड पॉइंट पे आएगा, इसके मिड पॉइंट जहाँ होगा उस पर मिड पॉइंट पर आता है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको सेंटर पॉइंट पर निकालना हो, इसका मिड पॉइंट निकालना हो, बस आपको क्या करना है, सेंट्रॉइड को हमने डिनोट किससे किया था? तो वो जी से किया था। यहाँ पर जगह जी निकालना होगा तो आप बी को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मान लीजिए वो निर्देशांक ज्यामिति में सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इसका कोऑर्डिनेट जैसे दिया गया है x1 y1, कोऑर्डिनेट दिए गए, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x2 y2, तब क्या करेंगे? तब आपको फाइंड करने के लिए जी इक्वल टू, आपने पढ़ा भी होगा, x1 + x2 y2, कॉमा y1 + y2 दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालने के लिए यही फॉर्मूला भी होता है। इसी को आप लगा देंगे, x1 + x2 y2, y1 + y2 y2। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर ये जी है, ये पॉइंट निकल आएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी आपका केंद्रक बनता है
वो आपके कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है, या हाइपोटेनस के मध्य बिंदु पर ही हमेशा बनता है। हमेशा यही बात होती है कि जो हाइपोटेनस होता है उसके मध्य बिंदु पर बनता है। तो आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल जब भी मिल जाए तो आपको कर्ण की अगर लेंथ दी है तो उसका आधा कर दीजिए, अगर निर्देशांक दिए हैं तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दीजिए, बस आ जाएगा आपका जी। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है हमारी यूलर्स थ्योरम के बारे में। यूलर्स लाइन। यूलर ने अपना एक सिद्धांत दिया था इन सभी के ऊपर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यूलर्स ने जो भी अपना सिद्धांत दिया था पर वो समबाहु त्रिभुज पर दिया है। यहाँ पर देखिए तो मैंने दो चीज लिखी है, एक स्केलिन ट्राइंगल लिखा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल भी होता है जिसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, पर उसकी यहाँ पर कोई जरूरत खास नहीं है। मेन यहाँ पर हम दो की बात करेंगे, ये स्केलिन ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलिन को कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज और इक्विलेटरल ट्राइंगल को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज में आपने एक चीज सुनी होगी, उसमें कोई भी भुजा एक समान नहीं होती, सब आगे पीछे तिरछी मिर्ची होती। ठीक है, एक सबसे बड़ी होगी, एक उससे छोटी हो सकता हो, एक सबसे बड़ी हो, ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा आपका फिगर होगा। सारी भुजाएं समान कभी भी नहीं होंगी। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। स्केल एंड ट्राइंगल में कोई भी भुजा समान नहीं होगी। उसमें यूलर ने कहा था कि अगर हम 3 पॉइंट को बनाएंगे, कौन से 3 पॉइंट? हम सेंट्रॉइड जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, ऑर्थो सेंटर जिसे ओ से डिनोट करते हैं, और सरकम सेंटर जिसे सी से डिनोट करते हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे ऑर्थो सेंटर जिसे ओ से डिनोट करते हैं, और सेंट्रॉइड जिसे जी से डिनोट करते हैं, और सर्कम सेंटर जिसे सी से डिनोट करते हैं। ऑर्थो सेंटर जिसे ओ से डिनोट करते हैं, और सेंट्रॉइड जिसे जी से डिनोट करते हैं, और सर्कम सेंटर जिसे सी से डिनोट करते हैं। किसी भी सर्कल में ये तीनों चीजें हम कह रहे बनाए, एक चीजें बनाने को नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे तीनों चीजें अगर बनाई जाए तो ये जो हमारा सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक, केंद्रक को हम जी से डिनोट करते हैं। सरकम सेंटर हमें परिकेंद्र। ऑर्थो सेंटर जिसे हमने क्या कहा था, लंब केंद्र। ठीक है, इन तीनों को जी जो हमारा केंद्रक है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो 2:1 में डिवाइड करता है। इसे ही कहा गया था यूलर्स लाइन, मतलब तीनों बिंदु इस रेशियो में आएंगे। और जो यहाँ पर एक बाकी रह गया इन सेंटर, इसकी बात जो है उन्होंने नहीं की है, इन सेंटर की कोई बात नहीं की, सिर्फ ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, OGC की बात की गई। तो यहाँ पर रेशियो उन्होंने बताया, OG/GC का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। और ये कई एग्जाम में भी आया हुआ है कि केंद्रक जो है वो लंब केंद्र और परिकेंद्र को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर से जो लाइन बनती है, केंद्रक उसे किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2:1 में डिवाइड करता है। ये यूलर ने कहा था, ये यूलर की लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, समबाहु त्रिभुज में अगर बनाया जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में एक ही केंद्र पर ये चारों आ जाते हैं। एक ही केंद्र पर आपको जी भी दिखेगा, एक ही केंद्र पर सारे दिख जाएंगे, सारे के सारे जो पॉइंट है वो आपको एक ही केंद्र पर, अगर समबाहु त्रिभुज होता है तो एक ही जो सेंटर होगा उसी सेंटर को आपको चारों दिख जाएंगे। ओ भी वहीं दिख जाएगा आपको, जी भी उसी केंद्र पर आ जाएगा, सी भी उसी केंद्र पर आ जाएगा, और आई जो होगा वह भी आपका उसी केंद्र पर आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर समबाहु त्रिभुज बताया जाएगा तो सारे केंद्र उसमें एक ही जगह पर मिल जाते हैं। ठीक है, सारे एक ही जगह पर मिल जाएंगे। कितनी सी बात, ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी कई सारे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो बताई थी, यूलर ने डिस्टेंस फार्मूला अपने दिए गए थे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है इसके भी बारे में जान सकते हैं, जान लेते हैं। छोटी सी चीज है। डिस्टेंस फार्मूला उन्होंने दिया था कि सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच, अब चाहे जो सरकम सेंटर हो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने अभी बताया कि समबाहु त्रिभुज की इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करेंगे तो उसमें तो डिस्टेंस होगी ही नहीं, डिस्टेंस D = 0 हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही पॉइंट पर जब आ जा रहे हैं तो उसमें D = 0, उसमें कोई मतलब ही नहीं। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल और स्केल एंड ट्राइंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में ये सिर्फ काम करेगा। तो उसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वो दे गए थे, D² = कैपिटल आर का स्क्वायर और -2 कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें डी क्या है, तो डी हमारी डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसके किसके बीच है, तो डिस्टेंस है हमारी सरकम सेंटर को हम सी से डिनोट करते हैं, और हमारी इन सेंटर के बीच, सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच डिस्टेंस है डी। किसके किसके बीच, सरकम सेंटर और
इन सेंटर के बीच डिस्टेंस, ये जो दूरी है इसे डी कहा गया है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। और ये जो कैपिटल आर है, तो ये हमारा सरकम सेंटर के लिए है। कैपिटल आर जो है ये हमारा सरकम सेंटर के लिए है। और जो ये स्मॉल आर है वो हमारा इन सेंटर के लिए है, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो डी यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी हो सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच डिस्टेंस निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल में। ठीक है, इतनी सी बात काफ़ी है। आपके जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं, लगभग सभी तरह के एग्जाम को ये कवर कर देगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसमें वीडियो में आपको कितना टॉपिक समझ में आया है और कौन कौन चीज़ों में आपको कमी दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें सुधार करूँगा।